तालीम से आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुआ, थोड़ा बताएं ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं वो इंस्पायर हुए आपसे, पूरा परिचय दें। मैं मोहम्मद फिरोज़ आलम, अभी मैं फ़िलहाल में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कठैया बिशनपुरा प्रखंड नौतन में उर्दू टीचर की हैसियत से मैं काम कर रहा हूं। तो मुझे दूर दूर तक ये यकीन नहीं था, मैंने कभी नौकरी करने को सोचा नहीं था। मेरी एक अपनी दुकान हुआ करती थी बस स्टैंड के पश्चिम वाले गेट के पास, समा कम्युनिकेशन करके मैं वहाँ पे एक अपना शॉप चलाता था। और एक हमारे प्रिय मित्र थे आशीष कुमार यादव, आज वो SSB में है। तो सुभाष सर जो अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इन्हीं से मुझे इंस्पायर होने का मौका मिला। तो मैं उस समय मोबाइल के रिपेयरिंग कर रहा था, 2006 या 7 की बात है। तो सर का मोबाइल ख़राब हुआ, तो मोबाइल ठीक करवाने के लिए मेरे शॉप में पहुँचे, मेरा फ्रेंड लेकर के आया। तो सर का मोबाइल उस समय अभी नोकिया का मोबाइल चल रहा था, तो कैमरा उसमें गड़बड़ हो गया था, रीड नहीं कर रहा था कैमरा। तो हमको मोबाइल मिली, मैं मोबाइल ठीक कर दिया। कौन सा साल? लगभग ये 2008 या 9 की बात, 2011 की बात है। तो मैंने क्विकली बस मोबाइल को ठीक कर दिया। सर ने पैसा पूछा तो मैं बोला कि पैसे की सर कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वो तकनीक से बनाया, इसमें कोई सामान मैंने नहीं डाला। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में बहुत कम ही चीज़ एक्सचेंज करने की ज़रूरत होती है। तो फिर सर ही ने पूछा कि कितना पढ़े हो? तो मैं बोला कि सर मैं आर्ले से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट नहीं है, मैं सेकेंड ईयर तक एग्ज़ाम दे करके मैं छोड़ दिया। फिर उन्होंने पूछा कि पढ़ाई छोड़ने के रीज़न क्या है? मैं बोला कि सर वो पढ़ कर हम क्या करेंगे, ऐसे मुसलमानों को पढ़ने के बाद क्या मिलती है, नौकरी वोकरी तो कुछ मिलती नहीं। समाज में मैंने जो सुना था वो चीज़ बोल दिया कि हम पढ़ कर क्या करेंगे। सर बैठ के बोले क्या बोले हो? बोले कि सर मुसलमानों को क्या मिलती है, पढ़ कर हम क्या करेंगे? तो मैं बोला, फिर मैंने बात को रिपीट किया कि सर हम पढ़ कर क्या करेंगे, मुसलमानों को क्या कोई नौकरी मिलती है आजकल, कौन नौकरी देता है? सर ने पूछा कि पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? मैं बोला कि सर कुछ पैसों की परेशानी रही और उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। तो इन्होंने बात अभी बताया कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलता, कहीं ना कहीं ये भ्रम है, स्टूडियो टाइप्स है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों में। तो आपने कैसे इन्हें मोटिवेट किया, थोड़ा बताएँ कैमरा पर। जब हमने BTET का बिहार जब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 आया, उस समय हम कुछ अपने बहन के शादी के लिए यहाँ ठहरे हुए थे। नहीं तो जनरली तो हम लोगों का एजुकेशन सब दिल्ली हुआ, और यहाँ हम अपनी बहन के शादी के लिए हमको यहाँ ठहरना पड़ा था बेतिया में। तो गांव के हमारे कुछ लड़के थे जो परिचित थे, वो हमको बोले कि आप BTET का क्लास चलाइए। उसी क्रम में मेरा मोबाइल ख़राब हुआ तो फिरोज से संपर्क हुआ, और उसके बाद से हम लोग BTET का क्लास शुरू किए। और उस क्लास में फिरोज में इतना परिवर्तन आया। नहीं, वो तो परिवर्तन की बात तो है ही है, लेकिन आपने कैसे मोटिवेट करके, जो हर मुस्लिम नौजवान के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट है कि मुसलमानों को जॉब नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है, उसको कैसे आपने एरेज किया, ख़त्म किया, ये थोड़ा बताएं। ये हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो हुनर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कम उम्र में उनका रहता है कि कोई इल्म सीख लिया जाए ताकि रोज़गार आसानी से मिल सके, और एजुकेशन अच्छा न होने से थिंकिंग बड़ी नहीं होती है, और जब थिंकिंग बड़ा नहीं होगा, जब आपके सपने बड़े नहीं होंगे, तो आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते। तो आवश्यक होता है कि सपना बड़ा हो, कुछ सपना बड़ा। इसलिए कि मैं, आप थोड़ा बताइए, जो नेगेटिव माइंड में इनके था, अब जो कि अब नहीं होगा, कि मुस्लिम स्टूडेंट्स यूथ को एज ए नौकरी नहीं मिलता, उस बात को आपको लगा होगा ना, उसको बताएं। अब ये आपके देखने में मुस्लिम लग रहा है, लेकिन हमारे नज़र में तो लगता है कि भारत एक विविधता का देश है, और इस विविधता में हर में टैलेंट होता है। और हमारे नज़र में लगता है कि अगर लड़के सही दिशा में अपनी एनर्जी लगाएं और समय का सदुपयोग करें, तो कोई प्रतियोगिता परीक्षा बड़ी नहीं होती है, मनुष्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और मुस्लिमों की रही बात, तो ये एक जो पहले से घर कर गया है, वो हम एग्ज़ाम्पल दिए, कई चीज़ दिखाए, कई सपने दिखाए, कई एग्ज़ाम्पल हमारे आसपास भी दिख रहे थे। कुछ छात्र थे जो फिरोज से पहले हमसे संपर्क में थे। हम हमेशा लड़कों के लिए ही सामाजिक वर्क करते रहे हैं, कैसे रिजल्ट हो, कैसे कम संसाधन में हम बेहतर परिणाम दें। हमको लगता है कि संसाधन आपके जीवन में बाधा नहीं बन सकती है। अगर आप में तत्परता है, आप में इच्छाएं हैं, आप एनर्जी से अगर भर जाते हैं,
तो आप मुस्लिम है या कोई जाति धर्म के हैं वो कोई मायने नहीं रखता। आप ये जो इनका लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, जो तमाम जो एक्टिव हैं स्पेशली एजुकेशन लाइन में, मोहम्मद फिरोज़ साहब, इन्हें जो आप एक तरह से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, कैसा लगता होगा? काफ़ी एक ब्लेसिंग और काफ़ी एक तरह से हैप्पीएस्ट लम्हा होता होगा कि जब इन्हें अवार्ड मिलता होगा या इंस्पिरेशनल बने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। हमको तो यही मैंने कोशिश रहता है, हमारा कोशिश कि कोई लड़का बेरोज़गार ना हो, असफल ना हो, और केवल एक रिजल्ट ले लेना ही सफलताएं नहीं है। एक सुखमय जीवन जीना, शांतिमय जीवन जीना, एक खुशहाल जीवन जीना जीवन की बड़ी उपलब्धियां होती है। और अगर सच्चा एजुकेशन हो, अच्छा एजुकेशन हो तो निश्चित ही अच्छा करेंगे। और रही बात कि स्टूडेंटों का, हम एक भी स्टूडेंट को फेलियर नहीं देखना चाहते हैं और उसके लिए हम पूरा एनर्जी लगा देते हैं। छात्रों का हम व्यक्तिगत ध्यान देते हैं कि पर्सनली कौन छात्र हमको कैसा दिख रहा है, उसके लिए कौन सा तौर तरीका अपनाना चाहिए। जो चीज़ हम आपको स्पष्ट कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, सभी एक टाइप के होते नहीं हैं, सब कोई विभिन्न है, सब कोई विशिष्ट है, सब व्यक्ति यूनिक आदमी है। ओके, ओवरऑल मैंने आपके सर से भी बात किया, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गया। अब अभी क्या देखते हैं? जैसे कि आप एजुकेशनली तौर पर बहुत ही एक्टिव हैं, पॉजिटिव तौर पर एक तरह से उर्दू के जो भी उर्दू से रिलेटेड हाई लेवल का काम कर रहे हैं। थोड़ा बताएं आपकी ये लाइफ कैसे बदल गया और एजुकेशन से एज ए सेल्फ लाइफ में क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा है? ये बदलने का जो मेन उद्देश्य है, जो कारण है, तो सबसे पहले जो आदमी जब भी अपना लाइफ स्टाइल जब दूसरों को देखता है तो कंपेयर करता है, तो कहीं ना कहीं गिल्टी फीलिंग होती है, कहीं उत्सुकता बढ़ता है। तो उस समय मैं एक एज द प्रोपराइटर में काम कर रहा था, हमारी शॉप भी थी, लेकिन नौकरी नहीं था। लेकिन सर, मैं एक बात जोड़ूंगा इसमें, तो सर ने ये बोला कि तुमको नौकरी करना है, नौकरी हम देंगे। तो एक एनर्जी मतलब दिमाग में आया कि सर बोल रहे हैं नौकरी देंगे। और मेरा एक जो फ्रेंड था आशीष, को मैं जिसको बोला, तो सर के बारे में काफ़ी चीज़ बताए थे, इनके बड़े भैया के बारे में भी बहुत सारी चीज़ बताए थे। तो लगा कि ये बड़े लोग हैं, तो हमारे जहन में अभी नहीं आया कि हमको पढ़ा कर नौकरी दे देंगे। हमको लगा कि क्विकली हमको जुगाड़ से कोई नौकरी दे देंगे। तो मैं उस लालच में सर के पीछे पीछे लग गया। तो उसके बाद आशीष हमको बोला कि सर बुलाए हैं, 5 बजे शाम में चलना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सर के पास टाइमिंग का बहुत महत्व है। 5 बजे टाइम दिए हैं तो 5 बजे का मतलब 5 बजे होता है, 5 बजे पहुंचिएगा, उससे पहले और बाद में मत पहुंचिएगा, नहीं तो बस ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, बोलेंगे ठीक है ऐसे बुलाए थे मिलने के लिए, अब जाइए। तो ये भी बेचैनी थी जाने के लिए। तो हम गए तो सर वहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे लोग, हमें भी इनवाइट किया, हम लोग खाना वाना खाए। उसके बाद से कोचिंग करने का जो ख्याल दिमाग में आया, तो सर ख्याल नहीं तो जुगाड़ ख्याल था। हाँ, तो ये आशिफ हमको रात में मोटिवेट किया कि सर बोल रहे थे कि कोचिंग खुलेगा। सर क्या है, कहाँ से, ये सबसे मतलब नहीं, आप ही डायरेक्टर रहिएगा कोचिंग का। तो हम सर से एक ही चीज़ बोले थे कि हमको जोड़ घटाओ गुन्ना भागा के अलावा कुछ नहीं आता है, हिंदी देख के पढ़ लेते हैं, कंपटीशन में बैठने का कोई सवाल ही नहीं है। तो बोले ठीक है, तुमसे समय लेंगे, 2 घंटा समय लेंगे, और 2 घंटे के बाद तुम्हारी लाइफ में जो परिवर्तन आएगी तुम खुद बोलना शुरू कर देगा। बोले चलिए ठीक है। उसके बाद आशीष और हम रात में पोस्टर साटे पूरा बेतिया में घूम घूम करके पोस्टर साटने के बाद हम ही कोचिंग के जुगाड़ किए वहाँ पे बसंत विहार में। वहाँ पर कोचिंग शुरुआत हुई, अच्छी खासी मतलब भीड़ 70-80 आदमी आसपास, उसमें हम लोग TET की तैयारी करने लगे। लेकिन हमारा शुरू से ही एक सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर जहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं दोनों तरफ हमेशा फीमेल हुआ करती है, बीच में मेरा होता है। अभी तक ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो उस समय मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था, गोला वाला भरने का भी नया वो आया था। तो पहला एग्ज़ाम था हम लोग का जो OMR में भरना था। हम कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भरे नहीं थे, तो हम लोग भरे। और उसके बाद से एग्ज़ाम का फिर हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ राज स्कूल में सेंटर पड़ गया। दोनों तरफ वहीं फीमेल का मैटर था। हम भरते जा रहे हैं, क्वेश्चन जितना सर बताए थे लग रहा था कि हुबहू सर के क्वेश्चन जो सेट किया हुआ है, ठेला वाला कबाड़ी वाला जो एग्जाम्पल दे के पढ़ाए थे, आज तक उस जहन में बात याद है, ये सारी चीज़ें उसी टाइप का आया था।
तो हम बनाते गए, लेकिन मैथ हम डर लगता था शुरू से। उर्दू के लिए हम बहुत कंफर्टेबल थे कि हम उर्दू से MA किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उर्दू हमारा ठीक है। लेकिन सर बोले थे कि उर्दू तुमको नुकसान करेगा, याद रखना। लेकिन हुआ ये कि उर्दू में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। मैथ से जिससे डर रहा, सबसे ज़्यादा मेरा नंबर मैथ में आया। मैं भर रहा था OMR, तो मैं इंग्लिश छोड़ दिया कि इंग्लिश भी मुझे नहीं आती थी, सब कुछ नहीं आता था, बस सर के एक्सप्रेशन की वजह से मैं उसमें लगा था। तो भरते भरते मैं इंग्लिश छोड़ के 30 क्वेश्चन छोड़ के मैं आगे बढ़ गया। तो मैं पढ़ा क्वेश्चन नंबर 131, लेकिन मैं उसको जवाब में भर दिया 151 पर। मेरा टोटल पैटर्न हिल गया। उसके बावजूद मैं 2 नंबर से उसमें 2011 वाले TET में मैं पीछे रह गया। उसके बाद सभी लोगों को सर ने बुलाया पूछताछ करने के लिए, तो हमको डर भी लग रही थी कि हम पास नहीं हुए, बहुत कम उस समय रिजल्ट हुई थी। लेकिन MJK कॉलेज में हम लोग मिले, तो उस दिन भी सर सबको डांटे, लेकिन हमारा इतना इन्होंने मतलब मोटिवेट किया और सराहा, लोगों को बोला कि फिरोज़ को देखो, इससे सीखो, सीखने की ज़रूरत है। तो हमको लगा कि फेल हुए, उसके बावजूद भी मतलब सर हमको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि देखो सभी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, हमसे उनका नंबर कम था, तो उनको डांट पड़ी। उसके बाद से इसी समय में जो 2013 का समय आ गया, स्पेशल TET उर्दू बांग्ला का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर दी। और उसके बाद उसमें फिर हम लोग तैयारी में लग गए। RLSI में सेंटर पड़ा और पेपर 1 और पेपर 2 मैंने भरा था, और दोनों में मैं क्वालिफाइड हुआ। पेपर 2 में अच्छे मार्क्स हैं और पेपर 1 में उससे थोड़ा कम है। उसके बाद फिर उस ग्रेस फ्रेस का मामला फंस गया, उसमें 12-13 क्वेश्चन गलत पूछे गए थे। तो कुछ लोग मुख्यमंत्री उस समय जीतनराम मांझी थे, उनसे मिले, तो उन्होंने क्या किया, गलत नंबर के बदले में 12-13 नंबर देने का अनाउंसमेंट कर दिया। तो 12,000 लोग और पास हो गए, उसमें 25,000 उर्दू की सीट थी और सीट से ज़्यादा लोग पास हो गए। तो बिहार बोर्ड वालों को नंबर कम मिली थी, तो वो लोग चला गया कोर्ट में जाकर के बोला, सर जो पहले पास हुए उनको पहले नौकरी दिया जाए, जो बाद में पास हुए उनको बाद में दिया जाए। तो अजय कुमार त्रिपाठी उस समय जस्टिस थे, तो उन्होंने बोला कि पहले बात है क्या मैटर होता है। तो समझाया गया कि कुछ लोग ग्रेस से पास हुए, मुख्यमंत्री ने ग्रेस दिया। तो बोले कि नहीं, जो खराब होता है उसको सही करने का, किसी साबुन से नहवाने से वो ठीक नहीं होता। बात हमको याद है, हम खुद कोर्ट में थे, क्योंकि नौकरी की अब लग पैदा हो गई थी, इसलिए मैं वहाँ जाने आने लगा। जाने आने से ये चीज़ हुआ कि लोगों ने अपना लीडर हमको चुन लिया, कमी लोगों में अब लीडर चुन लिया। अब हम कोर्ट आने जाने का सिलसिला हुआ, जो कभी मतलब लोकल कोर्ट में नहीं किया, हम हाई कोर्ट आने जाने लगे। हाई कोर्ट आने जाने लगे, तो उसके बाद से ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर जो लड़का केस किया था उसके घर गए, जाके मैनेज किया। उसके बाद जितने लोग अरबाब इख्तियार यानी सरकार में थे या विपक्ष में थे, इसी नौकरी के लालच में मैंने सभी किसी से फर्दन व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। मिलने के बाद आखिरकार कोर्ट से जजमेंट हुई और ग्रेस को ख़त्म कर दिया गया, बहाली का रास्ता हमारा हुआ। उसके बाद 3 बार रिजल्ट हम लोगों को बना, बनते बनते बहाली हुई। तो उस समय फिर लग रहा था कि अब बहाली नहीं होगी, अब बहाली होगी। तो 6 से 8 यानी ग्रेजुएशन के लिए भी मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन उसमें बगहा हो गया, तो हम बगहा नहीं जा पाए। उसके बाद फिर वो कैंप लगाने का मामला आया, तो हमको फिर सेकेंड बार जो चिट्ठी मिली, तो सेकेंड बार चिट्ठी के लिए हमने योगदान किया। सर बोले कि योगदान कर लो, जो नौकरी पहले मिल रहा है उसको कर लो, बात के इंतजार नहीं करते। वहीं कर लिया और आज तक 1 से 5 तक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो मोटिवेट हुआ, हम सर के साथ लगे रहने से ये चीज़ हुआ कि मैं BPSC TR 2 भी पास हो गया। BPSC जो HM वाला है, मैं अभी क्वालिफाइड हूँ। और उसके साथ साथ मैं अभी जो उर्दू के लेकर के जो काम है करने का मौका मिला, आज मैं अभी तक कर रहा हूँ फिलहाल। तो जॉब मिलने के बाद काफ़ी खुशी हुई, लाइफ स्टाइल बदल गए, लोगों से मतलब मिलना जुलना बढ़ गया, सर्किल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो लोग पहले सलाम के जवाब नहीं करते थे, खुद सलाम करने लगे। ये सब चेंजिंग हुआ। कभी पैसों के लिए जब लाला पड़ता था, लोग खुद कहने लगे कभी ज़रूरत पड़ेगा तो कहिएगा। अब स्कूल हम लोग चले गए, स्कूल में शिफ्ट हुए। वहाँ देखिए, वहाँ जो स्कूली सिस्टम है एकदम मतलब कहने के लायक नहीं है। स्कूली सिस्टम को हमने देखा बहुत गड़बड़ था। तो उस समय जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारी तंजीम कोई रजिस्टर्ड नहीं थी। उसके बाद हमने खुद एक संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाया, बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन में उसका राज्य सचिव से जिला अध्यक्ष हूँ। उसके बाद उर्दू क्वेश्चन, उर्दू सवालात की जो मामला है, उर्दू स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती थी, उर्दू टीचर के अपॉइंटमेंट का मैटर हो, या जितने पदाधिकारी हैं विभाग से ऑर्डर होने के बावजूद भी अपना नाम उर्दू में नहीं लिखते थे, ये सारी चीज़ को मैंने जहाँ तक हम हो सका है मैंने प्रयास किया है। मैं बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। 30 सेकंड में आप बताना चाहें, आपकी जो लाइफ चेंज हुआ है, आपकी लाइफ एक तरह से सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ है लाइफ में, तो अपकमिंग जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं BPSC का हो, टीचर का हो, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बस उन्हें ये जो शुरू से हमने एक बात सुनते हैं कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, एकदम एग्जैक्ट वो बात है कि हमें फल की चिंता नहीं करनी, हमें मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत से दुनिया के हर चीज़ को हम जीत सकते हैं। और दुनिया को हराने के लिए मेहनत और एजुकेशन जरूरी है। हम किसी को भी अपने हथियार और बल से नहीं हरा सकते हैं, एजुकेशन से पूरी दुनिया को हरा सकते हैं और जीत सकते हैं। चलिए, इसलिए सिर्फ मेहनत और लगन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद फिरोज़ साहब, जो कि एक मोबाइल
दुकान खोले थे, लेकिन जब सडनली सुभाष सर से इनका मुलाकात हुआ उसके बाद से जो लाइफ स्टाइल इनका चेंज हुआ। अब ये जॉब में हैं, उर्दू पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल्स में। बहरहाल हमारी इसी तरह का न्यूज़ स्टोरीज़ रहेगा ताकि स्टूडेंट्स स्पेशली बिहार का इस तरह से न्यूज़ देखकर इंस्पायर हों और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। देखते रहें जामिया।